नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे पदबंध। पदबंध टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं नियमानुसार वही दो शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। और सबसे पहले वही पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द, जिनमें पहला शब्द है DEPART। क्या बोलेंगे इसे? डिपार्ट। डिपार्चर भी शब्द आपने सुना होगा, इसी से बनता है। डिपार्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये शब्द अपन प्रयोग में भी लाते हैं, परंतु हिंदी अर्थ अक्सर हमें बहुत से शब्दों का पता नहीं होता। तो प्रस्थान करना या जाना ही क्या कहलाता है? डिपार्ट कहलाता है। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो बहुत ही आसान सा शब्द है, DIAGRAM। क्या बोलेंगे इसे? डायग्राम। और डायग्राम का मतलब क्या होता है? मानचित्र। अपन चित्र भी कह सकते हैं, मानचित्र भी इसके लिए काम में ले सकते हैं। बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है पीडो। तो इसे, ये जो शब्द है किसे कहते हैं? पीडो किसे कहते हैं? देखिए, रस्सी या ऊन की बनी हुई चौकी होती है जो सामान्यतः बैठने के लिए काम में आती है, उसे कोई अपन क्या कहते हैं? पीडो कहते हैं। तो बैठने की रस्सी या ऊन की बनी चौकी क्या कहलाती है? पीडो कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं अंतिम शब्द की। अंतिम शब्द के रूप में अपने सामने है, पीडो के बाद जो शब्द आता है वो है किलकिटारी। अब किलकिटारी किसे कहते हैं? किलकिटारी गिलहरी को कहते हैं। तो ये थे 4 शब्द आज की क्लास के महत्वपूर्ण शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे अपने मेन टॉपिक पदबंध की। तो आज की क्लास में 4 शब्द थे, डिपार्ट यानी प्रस्थान, डायग्राम यानी मानचित्र, और उसके बाद मानचित्र को, इसको आरेख भी कह सकते हैं भाई। कभी कभार मानचित्र शब्द नहीं आता, आरेख आ जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायग्राम आरेख हो गया। पीडो बैठने की रस्सी या ऊन की बनी चौकी, यानी बैठने की चौकी को अपन क्या कहते हैं? पीडो। जो ऊन की भी बनती है, रस्सी की भी बनती है, सूत की भी बनती है, सूत के धागे जो होते हैं उनकी भी बनती है। किलकिटारी गिलहरी को ही कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, और मेन टॉपिक अपना कौन सा है? पदबंध है। तो पदबंध, पदों को बांधना, और कौन से? एक ही प्रकार के एक वाक्य में एक से अधिक पदों को बांध देना ही क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध के अपनों ने प्रकार देखे थे, अनेक प्रकार होते हैं। उनमें अपनों ने देखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण पदबंध भी होते हैं। और जो अविकारी शब्दों में अपन देखते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो वो पदबंध के भेद भी माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पदबंध, यहां पर अपन पिछली क्लास में कहा थे, पदबंध में अपनों ने विशेषण तक यानी विकारी शब्दों के सारे पदबंध अपनों ने देख लिए थे। पदबंध के उदाहरण अपनों ने क्लियर कर लिए थे। अब अपन बात करते हैं अविकारी शब्दों में। तो अविकारी शब्दों में जो पदबंध का प्रकार है, उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध की। तो क्रिया विशेषण पदबंध चलिए देखते हैं। विशेषण पदबंध, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले विशेषण शब्द यानी क्रिया विशेषण शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वो क्रिया विशेषण पद कहलाते हैं। और यदि क्रिया विशेषण एक से अधिक शब्द एक वाक्य में आ जाते हैं तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। क्लियर? एक वाक्य है आपके सामने
देखिए सीधा का वाक्य है, सीधा सा वाक्य है, छत पर कार्यालय है, या फिर अपन यूं कहें कि रोजगार का कार्यालय है। छत पर रोजगार का कार्यालय है। ये वाक्य है आपके सामने। अगर इस वाक्य में अपन देखें तो देखिए क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं, उनमें यदि अपन भेदों की बात करें तो ये 4 तो अविकारी शब्द के भेद होते हैं। अव्यय जो शब्द होते हैं ना, उनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा जो होता है वो संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक होता है। तीसरा समुच्चय बोधक होता है, और चौथा विस्मयादि बोधक होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। और इस क्रिया विशेषण की भी बात करें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार के भेद माने जाते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाने वाले में कालवाचक शब्द भी आ सकते हैं, स्थानवाचक भी आ सकते हैं, परिमाणवाचक भी, रीतिवाचक। रीति किसी कार्य के करने के ढंग को कहते हैं। काल समय होता है, स्थान होता है, परिमाण मात्रा नाप या तोल होती है। तो यहां पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब यदि अपन बात करें कि भाई रोजगार का कार्यालय कहाँ है? छत के ऊपर है, तो छत पर यानी ये क्या हो गया? स्थान हो गया। तो यहां पर जो क्रिया विशेषण पदबंध माना जाएगा वो स्थानवाचक पदबंध माना जाएगा, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध इस वाक्य में मान लिया जाएगा। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अन्य उदाहरणों की। बात करते हैं अन्य उदाहरणों की, अन्य वाक्यों की। तो देखिए यहां पर अपन कह सकते हैं कि उस घर की चौथी मंजिल पर कौन चढ़ सकता है? हो गया। पहले तो उस घर, ठीक है, उस घर, यहां पर ये उस तो सार्वनामिक विशेषण है, घर स्थान हो गया, चौथी मंजिल स्थान हो गया, तो उस पर कौन चढ़ सकता है। अब कौन चढ़ सकता है, तो चढ़ना और सकना ये क्या होगी? क्रिया होगी। और मंजिल पर, मंजिल होगी स्थान, तो इसलिए यहां पर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध ही माना जाएगा। आगे यदि अपन वाक्य देखते हैं, एक वाक्य और, यह इमारत लगातार 2 वर्षों से बन रही है। अब ये एक इमारत है जो लगातार 2 वर्षों से बन रही है, तो यहां पर समय सूचक पद आया है। समय सूचक पद आने के कारण यहां पर जो क्रिया विशेषण का भेद माना जाएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन देखें तो अगला वाक्य, नीता जब देखो तब। देखिए एक वाक्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक से अधिक क्रिया विशेषण हो सकते हैं,
तो नीता जब देखो तब जरूरत से ज्यादा मटक मटक कर उछल उछल कर उछल उछल कर। तो मटक मटक कर और उछल उछल कर क्या करती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन यूं कहते हैं कि भाई यहां पर देखिए जरूरत से ज्यादा, तो ज्यादा या कम ये तो होगी परिमाण, मात्रा होगी, तो ये तो हो गया परिमाणवाचक। उसके बाद यदि अपन बात करें कि भाई मटक मटक कर उछल उछल कर चलती रहती है, तो ये किस प्रकार से चलती है, उसके चलने का तरीका कौन सा है, मटक मटक कर और उछल उछल कर। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर कार्य करने का तरीका बताया जाए तो तरीका क्या होती है, रीति होती है। तो इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक भी माना जाएगा और इसके साथ साथ है यहाँ पर परिमाणवाचक भी। हाँ, जब देखो तब इनमें कालवाचक भी माना जाता है, क्योंकि समय से सूचक शब्द आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण भी मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं, एक दो वाक्य और देखते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो यहां पर अगला वाक्य है, अगला वाक्य कौन सा है, वह आपके चले जाने के बाद आया था। ये वाक्य है, कब आया था, आपके चले जाने के बाद। अब आपके चले जाने के बाद आया, इसका मतलब समय सूचक, और समय माने कालवाचक। तो यहां पर कौन सा क्रिया विशेषण माना जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि अगर अपन एक और वाक्य देखें, हम तो ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। तो हम कब दम लेंगे भाई, ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर ही। तो यहां पर है यूं हुआ कि ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर ही, तो पहुंचने के बाद हो गया, तो यहां पर तो समय सूचक हो गया, और ऊपरी मंजिल कौन सी होगी, स्थानवाचक होगी। तो इसलिए यहां पर भी दो क्रिया विशेषण सूचक पदबंध आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अपन मानेंगे, देखिए इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी आपसे कि कालवाचक है या स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण के भेदों से संबंधित कभी नहीं आएगा प्रश्न, इतना डीपली एसआई के एग्जाम में नहीं आएगा, रीट की एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को ध्यान सिर्फ क्रिया विशेषण रखना है, ठीक है। तो चले जाने के बाद, यानी क्रिया चले जाने के बाद, चले जाना कौन सा है, क्रिया है, तो उसकी विशेषता होने के कारण क्रिया विशेषण है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जहां भी काल, स्थान, परिमाण एवं रीति से संबंधित जो भी वाक्य आएंगे वो सारे के सारे क्रिया विशेषण पदबंध में जाएंगे। अपने को अलग से ध्यान नहीं रखना, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, यानी इतने गहरे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले पदबंध की। देखिए अगला पदबंध कौन सा है, क्रिया विशेषण हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब अपन संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दूसरे की, संबंध बोधक
पदबंध, संबंध बोधक पदबंध। अब संबंध बोधक पदबंध में जाहिर सी बात है कि संबंध कारक के चिन्ह जो है वो ही संबंध प्रकट करते हैं। अब कारक के चिन्ह कौन कौन से आते हैं इसमें? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये जो पद है वो पद नहीं है, ये विभक्तियां हैं। कारक की विभक्तियां कह दो, चाहे कारक के परसरक कह दो। हाँ, एक चीज और, परसरक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में चलता है और एसआई के लिए एग्जाम चल रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर जाएं। परसर्ग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और कोई मुश्किल नहीं है। कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। थोड़ा सा उनका प्रयोग किस प्रकार से कहां पर हो सकता है वो चीज आप देख लीजिएगा, अपने चैनल पर क्लास भी आ चुकी है। तो संबंध बोधक पदबंध, संबंध बोधक पदबंध में कारक चिन्ह आ जाते हैं तो अपने को पता भी चल जाता है। देखिए, आपके सामने एक वाक्य है, लड़का कमरे में सो गया। हालांकि यहां पर संबंध कारक का चिन्ह नहीं आया है, में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। लड़का कमरे में सो गया, परंतु संबंध तो बताया जा रहा ना, लड़का कहां सोया था? कमरे में सो गया। तो इसलिए यहां पर भी संबंध बोधक पदबंध माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन एक शब्द, एक वाक्य और देखें, लड़का जो है वो कमरे में से, हाँ, इसी वाक्य को यदि अपन यूं कह दें कि लड़का कमरे में से बाहर की ओर गया। अब ये वाक्य ना, इसमें सीधा का सीधा पता चल रहा है आपको, क्योंकि का, के, की ओर, तो की आ गया। इस कारण यहां पर स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि यहां पर संबंध बोधक पदबंध माना जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं इस प्रकार से भी हो सकता है वाक्य, तो अपने को सोचना है। अन्य किसी कारक से संबंधित, कारक चिन्ह से संबंधित पदबंध होते ही नहीं है। पदबंध तो विकारी शब्दों व अविकारी शब्दों के होते हैं। तो इस प्रकार से कोई कारक की विभक्ति से प्रकट हो रहा हो तो वो भी संबंध बोधक में जाएगा। और यदि सीधा का सीधा संबंध बोधक का या संबंध कारक की विभक्ति आ रही है तो वहां पर सीधा वाक्य पदबंध से संबंधित हो जाएगा। यहां पर एक वाक्य और हो सकता है, लड़की भीड़ के बीच कहीं खो गई। लड़की भीड़ के बीच कहीं खो गई, सीधा का सीधा पता चल रहा है। काके की में से कोई भी आए, संबंध बोधक पदबंध में माना जाएगा। तो लड़का भीड़ के बीच लड़की भीड़ के बीच कहीं खो गई। अब इस वाक्य को यूं भी लिख सकते हैं कि लड़की भीड़ में कहीं खो गई, तो भी वाक्य किस में जाएगा? संबंध बोधक पदबंध में ही जाएगा। एक वाक्य यदि अपन देखें और, तो माताजी मन के अंदर ही अंदर घुट रही है। मन के अंदर, हक्का के की आ गया तो सीधा का सीधा हमें पता चल रहा है कि संबंध बोधक पदबंध है, क्योंकि का के की जहां भी आएगा वो संबंध कारक की विभक्ति के साथ आ रहा है, तो इसलिए यहां पर संबंध बोधक पदबंध माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि ये पदबंध भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पदबंध के बारे में मैंने अच्छा टाइम लेके आपको सारी चीजें बता दी है। यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रही हूं ताकि आपका टॉपिक ये भी कंप्लीट हो जाए और थोड़ा सा अपन वचन को भी देख सकें। तो इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं समुच्चय बोधक पदबंध की। तो समुच्चय बोधक पदबंध में किस प्रकार के पद आएंगे या किस प्रकार के पदों का मेल वहां पर होगा।
समुच्चय कहते किसे हैं? अपनों ने समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों को पढ़ा था, तब अपनों ने देखा था कि भाई दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो पद होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक पद कहलाते हैं। तो यहां पर यदि अपन बात करें समुच्चय बोधक पदबंध, इसके संबंध में अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय बोधक पदबंध के संबंध में देखिए, वाक्यों एवं उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो पद समूह है वो ही क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक पदबंध में शामिल किए जाएंगे। तो अपन यूं कह सकते हैं कि वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले पद समूह है क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक पदबंध कहलाएंगे। जैसे वाक्य है वह दौड़ा, सीधा का सीधा वाक्य है, वह दौड़ा। कहीं पर भी एक ही वाक्य है, कहीं भी कोई जोड़ा नहीं गया है, तो यहां पर समुच्चय बोधक नहीं है। परंतु यहां पर अपन यूं कह दें थक गया। अब देखिए ये भी एक वाक्य है, वह दौड़ा ये भी एक वाक्य है, थक गया ये भी एक वाक्य है। वाक्य वहां पर आएगा जहां पर दो या दो से अधिक पदों का मेल हो, दो या दो से अधिक शब्द मिल जाए तो शब्द मिलेंगे तो वाक्य में आ जाएंगे तो वो पद कहलाएंगे। तो दो या दो से अधिक पदों का मेल ही जो सार्थक अर्थ प्रकट करता हो वही वाक्य कहलाता है। तो वह दौड़ा ये भी वाक्य है, थक गया ये भी वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने शब्द लगा दिया इसलिए। तो यहां पर ये जो इसलिए है ये किस प्रकार का पद है? समुच्चय बोधक पद है। और यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक पद का सहारा लिया गया है, इसलिए इस वाक्य में समुच्चय बोधक पदबंध माना जाएगा। ठीक है, यहां पर एक वाक्य और देख सकते हैं इसी प्रकार से, वह दौड़ती रही ताकि दुबली हो जाए। देखिए दुबली हो जाए और दौड़ती रही, इनको ताकि से जोड़ा गया है। तो ताकि में क्या माना जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा और इसीलिए यहां पर समुच्चय बोधक पदबंध माना जाएगा। और यदि अपन वाक्य देखें तो देखिए अब एग्जाम चल रही है, रीट की एग्जाम आने वाली है, तो यूं कह दिया गया कि मेहनत करें। क्यों मेहनत करें? क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है तो अपने को मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इनको जोड़ा किसके माध्यम से गया है? क्योंकि के माध्यम से जोड़ा गया है, तो इसलिए यहां पर भी समुच्चय बोधक पदबंध माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले पदबंध की, अगले यानी अंतिम पदबंध की। और अंतिम कौन सा है? विस्मयादि बोधक पदबंध। इसमें तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है और विराम चिन्ह की क्लास अपनी संडे को आ चुकी। एक प्रश्न भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास को देख कर जाइए। ये तो समय ये आ गया कि जब रात को सो रहे हैं तो भी क्लास चला के छोड़े ताकि एक दो चीजें भी क्लियर हो तो भी अच्छा है। अगर अपन बात करते हैं अंतिम की तो विस्मयादि बोधक पदबंध विस्मय प्रकट करने वाले पदों का समूह है, क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाएगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका चिन्ह कौन सा होता है। विस्मयादि बोधक पदबंध का चिन्ह ये होता है। अक्सर तो ये चिन्ह आ जाता है तो अपने को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। ये चिन्ह नहीं भी आए तो भी अपने को ध्यान रखना है कि जहां पर अत्यधिक आश्चर्य प्रकट हो, जहां पर अत्यधिक हर्ष प्रकट हो, हर्ष का मतलब खुशी, जहां पर अत्यधिक दुख प्रकट हो यानी शोक प्रकट हो, तो वहां पर अक्सर उस भाव को प्रकट करने के लिए अपन विस्मयादि बोधक पदों का प्रयोग ही करते हैं। तो इसलिए अपन यहां पर मान सकते हैं कि विस्मय प्रकट करने वाले जो पद है, विस्मय प्रकट करने वाले पदों का समूह है ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाता है। तो विस्मय प्रकट करने वाले कुछ पद हैं, उनके समूह को एक साथ लिख दिया जाता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक पदबंध माना जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक वाक्य है, हाय रे किस्मत, यानी अत्यधिक दुख। हाय रे किस्मत, तू क्या तू इस प्रकार बदला लेगी? तो यहां पर प्रश्न है, क्या तू इस प्रकार बदला लेगी? तो वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया। हाय रे किस्मत के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आया। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को तो देखते ही समझ जाना है कि विस्मयादि बोधक पदबंध है यहाँ पे, और इसकी तो प्रधानता रहती है। तो ये एक भी बार कहीं भी आ जाए तो वहां पर विस्मयादि बोधक पदबंध ही माना जाएगा। और यहाँ पर तो 3 शब्दों के माध्यम से 3 पदों को बांध करके विस्मय प्रकट किया जा रहा है। तो यहां पर कौन सा माना जाएगा? विस्मयादि बोधक पदबंध माना जाएगा। मान लीजिए कि एक वाक्य हो, हे मेरे भाग्य विधाता। कितने पदों को एक साथ बांध दिया और सबके सब क्या प्रकट करें? विस्मय प्रकट करें। इसलिए इसमें क्या माना जाएगा? विस्मयादि बोधक पदबंध माना जाएगा। हे मेरे भाग्य विधाता, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा मेहरबान है। तो इस प्रकार से यदि कहीं पर किसी भी वाक्य में पदों को प्रकट किया जाए तो वहां पर भी कौन सा पदबंध माना जाएगा? विस्मयादि बोधक पदबंध माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 1-2 वाक्य यहां पर और देख लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर सीधा का सीधा एक ही शब्द हो या एक ही पद के माध्यम से विस्मय प्रकट किया जा रहा हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक पद तो होगा परंतु पद बंद नहीं होगा। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि भाई विस्मयादि बोधक पदबंध किस प्रकार से होगा। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से आ जाए, हाय राम, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो यहां पर जो वाक्य है उसमें हाय राम 2 पदों को एक साथ बांध दिया गया है, तो इसलिए यहां पर विस्मयादि बोधक पदबंध माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर अपना पदबंध टॉपिक आज की क्लास में पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।